मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के ACF की वीडियो क्लास है। इससे पहले हमने ACF के सिलेबस और कट ऑफ पर चर्चा की थी। आज हम पेपर 1 के बारे में देखेंगे। पेपर 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग और भाषा है। मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ की क्लास 2-3 दिन में शुरू हो जाएगी। भाषा में आज हम हिंदी भाषा शुरू करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि 2016 और 2017 में ACF का पेपर हुआ है। उस समय के एडवर्टाइजमेंट में अंकों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से कितने कितने प्रश्न आएंगे यह वर्गीकरण नहीं था एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र को देखते हैं 2016 और 17 के, तो वहाँ हम पाते हैं कि हिंदी के 17 प्रश्न दोनों वर्ष पूछे गए हैं। तो अभी वर्तमान में जो होगी परीक्षा ACF की, उसमें भी 17 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हिंदी भाषा को शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस में आप देखिए, सबसे पहले है भाषा बोध, फिर है संक्षिप्त लेखन, फिर है पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चरी शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्ति, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो इनमें से किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा यह फिक्स नहीं है। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। लेकिन हमको सभी टॉपिक को कवर करना होगा और अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। 2017 में तो 1-2 प्रश्न क्रिया से भी आई है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ी का जो व्याकरण है उसको पढ़ेंगे तो कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले हिंदी के सिलेबस में जो है उनको हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा बोध। सब पर हम चर्चा करेंगे लाइन से। पहले हम देखते हैं, पहला टॉपिक है हमारा भाषा बोध। ठीक है, तो मैं आता हूं सीधे किसमें, भाषा बोध में। 2016 में जो पेपर हुआ है ACF का, उसमें 2 प्रश्न भाषा बोध से पूछे गए हैं और 2017 में 5 प्रश्न भाषा बोध से पूछे गए हैं, है ना। CGPSC मेंस में हम भाषा बोध जैसा पढ़ते हैं, यहाँ भाषा बोध हम उससे कहीं अधिक पढ़ेंगे। वहाँ हम निबंधात्मक प्रश्नों के हिसाब से पढ़ते हैं, यहाँ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है ना। और एक चीज़ और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति या हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, तो देखते हैं भाषा बोध, और भाषा बोध में क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। भाषा बोध, भाषा बोध का अर्थ क्या होता है? भाषा का बोध, बोध का अर्थ है ज्ञान। तो भाषा के संबंध में ज्ञान, सामान्य ज्ञान, है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अंग एवं अवयव। फिर तीसरा हम देखेंगे भाषा के विविध रूप एवं प्रकार। इन 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे किसमें, भाषा बोध में, है ना।
मैं पहले टॉपिक को समझाऊंगा और उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों के पेपर में आए हैं। ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस क्रम से हुई है और कब हुई है। हिंदी भाषा के अंग एवं अवयव में हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विभिन्न अंग या किसी भी भाषा के विभिन्न अंग, वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, शब्द, लिपि आदि पर, है ना। इसी में हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला, इसी में स्वर व्यंजन पढ़ेंगे वर्णमाला के अंतर्गत, है ना। ठीक। फिर भाषा के विविध रूप एवं प्रकार में भाषा के विविध रूप जैसे भाषा, बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, अमानक भाषा और भाषा के विविध प्रकारों में लिखित भाषा, मौखिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, है ना, आदि चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, है ना। क्या देखते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो विश्व में अनेक मानव समूह निवास करते हैं। अभी तो सभी एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं क्योंकि आवागमन के साधनों का विकास हो गया है ना। जल में चलने वाले यान, वायु में चलने वाले यान, है ना, संचार के माध्यम आ गए हैं। तो लगभग पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहता है और एक दूसरे के संपर्क में रहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अनेक मानव समूह अलग अलग खंडों में निवास करते थे और एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के संपर्क में नहीं था। तो प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर संपर्क के लिए अनेक बोलियों और भाषाओं का क्या हुआ, उद्भव हुआ। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब कुछ विद्वानों को भाषा के संबंध में जानने की इच्छा हुई तो उन भाषा वैज्ञानिकों ने विश्व की अनेक भाषाओं को जाना और उसके संबंध में जानकारी इकट्ठा की। तो उन्होंने पाया कि विश्व में अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां हैं, लेकिन विभिन्न भाषाओं और बोलियों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो ये समानताएं कैसे हैं, समानता कैसे हो सकती है? या तो कोई बोली या भाषा एक ही जगह से उत्पन्न हुई हो तब उसमें समानता होगी, है ना, या किसी एक क्षेत्र की ही भाषा हो तो उसमें समानता होगी। तो इन्हीं समानताओं को देखते हुए विश्व के अनेक भाषाओं और बोलियों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। वर्गीकरण करने का मतलब कि समानताओं के आधार पर जो भाषाएं, मान लो 4 या 5 भाषाएं हैं, एक जैसे लग रही हैं तो उनको एक वर्ग में रख देना, है ना। ऐसे वर्गीकरण का प्रयास किया गया। वर्गीकरण के कई आधार थे। वर्गीकरण के कई आधार थे, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं देश के आधार पर, है ना, तो कहीं मानव जाति के आधार पर, अन्य आधारों पर वर्गीकरण किया गया। जैसे क्षेत्र के आधार पर तो देख लेते हैं कि भारतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, अफ्रीकी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, चीनी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं, है ना। इस तरह से मानव जाति के आधार पर तो इस जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं या उस जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, है ना। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है परिवार के आधार पर भाषाओं का, बोलियों का वर्गीकरण। परिवार मतलब कि किसी एक मूल भाषा से अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे मान लो 2-4 भाषाएं जो हम जानते हैं आसपास की, मान लो वो किसी एक भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं, तो उन सभी भाषाओं को हम क्या कहेंगे, एक ही परिवार की भाषा कहेंगे, किसी एक मूल भाषा से जो उत्पन्न हुई हो उन भाषाओं को। तो ऐसे ही भाषाएं किस मूल भाषाओं से, विभिन्न भाषाएं किस मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं, इस आधार पर भाषाओं का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और लगभग 13 या 14 भागों में इस वर्गीकरण को रखा गया, 14 भागों में रखा गया भाषाओं को। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण को। हमको इन 14 वर्गीकरण को या 13 वर्गीकरण को जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए केवल एक ही वर्गीकरण को जानना जरूरी है जिसमें हिंदी भाषा आती है ना। तो अभी हम उसमें आ रहे हैं। देखते हैं कि विभिन्न 13 भागों में वर्गीकरण किया गया, ऐसा हम देखते हैं। तो 2-4 नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे एक है जो विश्व की भाषाओं का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, भारोपीय
भाषा परिवार। ठीक है। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चौथा ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार। ऐसे ही और क्या है, अमेरिकी भाषा परिवार, सूडान भाषा परिवार। ऐसे ही करके 13 भाषा परिवार या 14 भाषा परिवार हैं। इनमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। इसे और क्या कहते हैं, आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्य भाषा परिवार। वस्तुतः अच्छा मैं आऊँगा इसमें, अभी तो समझ में आ जाएगा, है ना। आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इनमें से, इन भाषा परिवारों में से ये जो 4 भाषा परिवार है ना, इनका प्रयोग भारत में होता है। चारों भाषा परिवार के भाषाओं और बोलियों का प्रयोग भारत में होता है। इन सब का और अन्य जो है उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे देखते हैं भारोपी भाषा परिवार में कौन कौन आता है, तो राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, है ना, अवधी, अपना छत्तीसगढ़ी, ये असमिया, बंगाली, ये सब किस में आते हैं, भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब आते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र, श्रीलंका का कुछ क्षेत्र भी है इसमें। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में कौन सा आता है, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र और उसके बाद चीन तरफ का क्षेत्र, है ना, तिब्बत तरफ का क्षेत्र, जहाँ गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो नागा, है ना, मणिपुरी आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार ये बिहार, झारखंड तरफ बोली जाती है। हो, मुंडा, संथाल आदि इसमें आते हैं, है ना। तो इन 4 भाषा परिवार के बोलियों और भाषाओं का प्रयोग भारत में होता है। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार, है ना। अब इसको भारोपीय क्यों कहते हैं, तो देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप मतलब भारत और उसके आसपास के देश, भारत, नेपाल, है ना, तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं तथा फारस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में काफ़ी समानता है ना। इन्हीं समानताओं को देखते हुए इनके मूल स्रोत के बारे में पता किया गया तो पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाएं और यूरोप के इन देशों की भाषाएं किसी एक मूल स्रोत से ही क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। और इसीलिए केवल भाषा ही एक जगह, यदि कोई चीज़ एक स्रोत से उत्पन्न हुई है मतलब केवल भाषा ही उत्पन्न नहीं हुई होगी, संस्कृति भी उत्पन्न हुई होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि कई ग्रंथों में भी समानताएं दिखती हैं, है ना। यूरोप के कई ग्रंथों में और हमारे यहाँ के कई ग्रंथों में समानताएं भी दिखती हैं। भाषा के संबंध में देखते हैं तो कई चीज़ों में समानताएं हैं यूरोप की। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, नो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। और संस्कृत में भी हम क्या कहते हैं, नो कहते हैं। नो का अर्थ संस्कृत में भी क्या है, नहीं है। ऐसे ही पिता, है ना, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, पितृ कहते हैं। ऐसे ही फारसी या किसी अन्य भाषा में इसको क्या कहते हैं, पीटर कहते हैं, है ना। तो लगभग समान है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो समान है, केवल शब्द ही नहीं व्याकरण भी समान है ना। तो इन सब से पता चलता है कि ये सब किसी एक मूल स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और उसी मूल स्रोत को क्या कह दिया गया, भारोपीय भाषा परिवार का नाम दे दिया गया, है ना। मूल स्रोत को नहीं, इनके समूह को क्या नाम दे दिया गया, भारोपीय भाषा परिवार। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाएं और यूरोप के इन देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह के वर्ग को क्या नाम दिया गया, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय में 2 शब्द है, भारत और यूरोपीय, तो दोनों को मिलाकर क्या कह दिया गया, भारोपीय भाषा परिवार।
अब इसको आर्य भाषा परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आर्यों द्वारा बसाया गया, आर्यों द्वारा प्रयुक्त किया गया था। आर्य लोगों का एक भाग इन देशों में चले गया, है ना, फारस वगैरह में चले गया, है ना, और दूसरा भाग जो है हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ठीक है, एक यूरोप तरफ चले गया और एक भारत में आ गया। तो यूरोप तरफ, यूरोप के देशों में जो भाषाएं अभी चलती है वो जन्म ली, और भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो भाषाएं चलती हैं वो जन्म ली। तो चूंकि आर्यों द्वारा प्रयुक्त ये भाषा है, इसीलिए इस भाषा परिवार का नाम और क्या है? आर्य भाषा परिवार। मतलब आर्यों से उत्पन्न हुई जो भाषाएं हैं उनका परिवार, है ना। तो ये भारोपी भाषा परिवार का क्या हो गया? परिचय हो गया। अब हमने देखा क्या कि भारोपी भाषा परिवार के दो भाग हैं, यूरोप में प्रचलित भाषाएं और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित भाषाएं। तो हमें यूरोप से मतलब नहीं है, हमें हिंदी पढ़ना है, तो कहाँ जाएंगे हम? भारत क्षेत्र में। तो भारत में जो भाषा है आर्य भाषा, उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार का दो भाग, एक यूरोप वाला भाग और एक भारत वाला भाग। तो भारत वाले भाग को हम क्या कह रहे हैं? भारतीय आर्य भाषा परिवार, है ना। अब ये आज की बात तो है नहीं, भारतीय आर्य भाषा परिवार ये 3500 वर्ष पूर्व की बात है, 1500 ईस्वी पूर्व की बात है, आज से 3500 वर्ष पूर्व की बात है ना, जब वैदिक संस्कृत का समय था। तो ये आर्य भाषा परिवार को हम 3 खंडों में बांटते हैं, उस समय से लेकर आज तक में। 3 खंड कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। प्राक भारतीय आर्य भाषा परिवार, परिवार नहीं, प्राक भारतीय आर्य भाषा। इस परिवार की भाषा को 3 कालों में बांटते हैं, प्राक भारतीय आर्य भाषा। दूसरा देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और तीसरा हम देखते हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और इसका समय है 1000 ईस्वी से आज तक। 3 कालों में विभाजित है। इसको प्राक या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसको आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। वस्तुतः भाषा जो है वो नदी के समान है। जैसे नदी में अन्य छोटी छोटी, किसी नदी में अन्य छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाती हैं, तो वो सबको अपने में समाहित कर लेती है और धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। शुरू में वह छोटी रहती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वह बहुत बड़ी हो जाती है। भाषा भी वैसे ही है, प्रारंभ में छोटी थी, है ना, उसमें विविधता नहीं थी। धीरे धीरे कालांतर में जब वह मध्यकाल में आई तो उसका विस्तार हुआ, और जब आधुनिक काल में आई तो उसका और ज़्यादा क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो 3500 सालों में भाषा के रूप में परिवर्तन आया, उसका विकास भी हुआ, है ना। तो देखते हैं प्राक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। तो सबसे पहले जब आर्य आए तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो हो कौन थे? विद्वान लोग थे। तो उन्होंने व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शिष्ट संस्कृत का प्रयोग किया, जिसे क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। इसी वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए? वेद, उपनिषद और
ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वेद उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए किसमें? वैदिक संस्कृत में। ठीक है। और दूसरा है लौकिक संस्कृत। मैं समझा रहा हूं दोनों क्या चीज है। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में साहित्य और पुराण वगैरह लिखे गए। ठीक है। व्याकरण के ग्रंथ भी लिखे गए इसमें। तो देखो, जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे हम कोई संहिता बनाते हैं, संहिता मतलब कोड, जैसे आईपीसी या कोई भी कानून बनाते हैं, तो कानून के पुस्तकों की भाषा अलग होती है। जैसे आप कोई भी बेयर एक्ट उठाकर पढ़िए, उसकी भाषा अलग होती है। लेकिन हम साहित्य में जो भाषा प्रयुक्त करते हैं, हिंदी है ना, वो अलग होती है। तो वैसे ही समझिए, संहिता के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत। ठीक है। और जो साहित्य के लिए प्रयुक्त भाषा थी वो क्या थी? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत क्या था? सरल था, है ना। तो प्राग भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। समय क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब देखते हैं भारत के नक्शे में थोड़ा सा जाते हैं। मुझे बनाने बहुत अच्छे से नहीं आता, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, है ना। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ये मान लो भारत का नक्शा है। तो शुरू में क्या था? आर्य जब आए तो इसी क्षेत्र तक क्या थे? सीमित थे। इसलिए ज़्यादा यहाँ के आदिवासी समुदाय से या मानव समुदाय से उनका संपर्क कम था। जैसे जैसे उनका क्षेत्र विस्तार होते गया, ये ऊपर से नीचे की ओर, पूर्व की तरफ और इधर पश्चिम की तरफ और नीचे की तरफ फैलते गए, तो अनेक मानव समुदाय से इनका क्या हुआ? संपर्क हुआ, जिससे इनकी संस्कृति के साथ साथ भाषाओं में भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो अब यहाँ जो मानव समुदाय रहते थे वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से परिचित नहीं थे, लेकिन आर्यों के संपर्क के कारण थोड़ा थोड़ा उनको आता था, है ना। तो दोनों का मिश्रण हुआ, यहाँ के लोगों की भाषा का और आर्य लोगों की संस्कृत भाषा का। तो दोनों के मिश्रण से एक आम भाषा पैदा हुई। जैसे मान लो गांव और शहर की भाषा के मिलने से एक आम भाषा पैदा हो जाती है ना। वैसे एक आम भाषा पैदा हुई जिसको क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। ये मध्यकाल की बात है। ये आम लोगों की भाषा थी, साहित्य की भाषा नहीं थी, संहिता की भाषा नहीं थी। ये किसकी भाषा थी? आम लोगों की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में ही लोगों को उपदेश देने का क्या किया? काम किया। दूसरी बात, संस्कृत की तुलना में पाली के प्रकाश में आने का एक और कारण क्या है? ब्राह्मण धर्म की, है ना, या सनातन धर्म की, सनातन धर्म के प्रति जो उस समय आंदोलन शुरू हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय आदि आदि, है ना, जो उत्पन्न हो गए, तो केवल वो संस्कृति को ही प्रभावित नहीं करते हैं, वो भाषाओं को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि भाषा संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए लोगों ने संस्कृत की तुलना में पाली को उस समय ज़्यादा अपनाया और पाली जो है लोक भाषा के रूप में प्रचलित हो गया, है ना। तो मध्यकाल की भाषाओं में कौन कौन से आते हैं? तो पहला देखते हैं, ऐसे लिखता हूँ मैं, है ना। पहला देखते हैं क्या? पाली। पाली, इसे प्रथम प्राकृत, प्रथम या पुरानी प्राकृत कहते हैं। पाली को क्या कहते हैं? प्रथम या पुरानी प्राकृत कहते हैं। यह क्या थी? प्रथम देश भाषा थी। देश भाषा मतलब आम जनता की भाषा थी, है ना। ठीक, इसका समय क्या था? तो 500 ईस्वी पूर्व से पहली सदी, है ना, ईस्वी सन के शुरुआत तक, प्रारंभ तक। ठीक है, ईस्वी सन के प्रारंभ तक इसका समय था। दूसरा देखते हैं, इसी में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था प्राकृत। तो द्वितीय प्राकृत को प्राकृत के नाम से जाना जाता है ना। इसमें जैन धर्म के महात्माओं ने इसमें क्या किया? उपदेश दिया। ठीक है, तो इसका समय क्या था? ईस्वी सन
के प्रारंभ से 500 ईस्वी तक हुआ क्या कि अब इनका जैसे ये 500 ईस्वी से ईस्वी सन 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन की ओर जब हम आगे बढ़े, मतलब आर्य लोग आगे बढ़े, तो उनका क्षेत्र क्या हो गया, विस्तृत होते गया। ये लोग यहाँ से बढ़कर इस क्षेत्र तक, इन सब क्षेत्र तक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक आ चुके थे, है ना। तो जैसे जैसे इनका क्षेत्र विस्तार होते गया तो ये पाली का रूप भी क्या हो गया, परिवर्तित होते गया, उसमें और विकृति आती गई, और विकृति आने के परिणाम स्वरूप किसका जन्म हुआ, प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। लेकिन इनका विस्तार अभी भी रुका नहीं, ये लोग पूर्व की ओर भी बढ़े और इस तरफ भी बढ़े, पश्चिम की ओर भी बढ़े, और यहाँ महाराष्ट्र तक ये लोग बढ़ गए आर्य लोग। तो इनकी जो भाषाएं थी, इनकी जो भाषा थी उसमें और विकृति उत्पन्न हुई। तो पाली के पश्चात प्राकृत, और प्राकृत के पश्चात फिर एक और रूप का उद्भव हुआ। ये समय समय की बात है, तुरंत तुरंत नहीं हुआ, है ना। 200-300 सालों में हम देख रहे हैं, समय 200-300 सालों में परिवर्तन हुआ। तो प्राकृत से एक और भाषा का जन्म हुआ जिसको क्या कहा गया, अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय क्या था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। यहाँ एक ही जगह छोटी हो जा रही है, सकरा हो जा रहा है, इसको भी मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। तो दूसरा क्या था, प्राकृत, और तीसरा आते हैं किसमें, अपभ्रंश में, ठीक है। तो इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के 5 रूप थे, है ना। गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाने वाली अपभ्रंश अलग, सौरसेनी अपभ्रंश। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी उसको क्या कहा गया, मागधी अपभ्रंश। मध्य में, दोनों के मध्य में, सौरसेनी और मागधी के मध्य में बोले जाने वाली प्राकृत अपभ्रंश को क्या कहा गया, अर्धमागधी अपभ्रंश। महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाने वाले अपभ्रंश को क्या कहा गया, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और ऊपर में बोले जाने वाली, पंजाब आदि के क्षेत्र में बोले जाने वाले अपभ्रंश को क्या कहा गया, पैसाची अपभ्रंश कहा गया, है ना। ठीक, तो ये अपभ्रंश का समय था। अपभ्रंश के अलग अलग रूप थे, अलग अलग भागों में, 5 भागों में था, ठीक है। अब ये अपभ्रंश में विकृति, मतलब भाषा में क्रमशः क्या आ रही है, विकृति आ रही है। लौकिक संस्कृत का रूप परिवर्तित हुआ तो पाली, पाली का रूप परिवर्तित हुआ तो प्राकृत, और प्राकृत का रूप परिवर्तित हुआ तो अपभ्रंश। इसके बाद जो भाषा बिगड़ी और बिगड़ने के पश्चात जो भाषा बनी वो आधुनिक भाषाएं थी, है ना। तो हिंदी का उद्भव लगभग, हिंदी का प्रारंभिक रूप तो 11वीं-12वीं शताब्दी में ही मिल गया था, जब चंदर बरदाई आदि की रचनाएं आने लगी थी। लेकिन 1400 ईस्वी के आसपास ही हिंदी अपने वास्तविक स्वरूप में आई। तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच जब आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ, आधुनिक भाषाओं का वस्तुतः जन्म कब हुआ, मान लो नहीं, कब हुआ, 1400 ईस्वी के आसपास हुआ। तो ये 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच अपभ्रंश का रूप और बिगड़ा। क्या हुआ, अपभ्रंश का रूप और बिगड़ा। मतलब ये समझिए, ये आधुनिक भाषा के विकास का क्रम था, संक्रांति काल था, है ना। तो उसको क्या कहा गया, अवहट्ट। उसको क्या कहा गया, अवहट्ट। तो अवहट्ट का समय क्या था, समझिए, 1000 ईस्वी से, मान लो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के आसपास, है ना। ठीक, इसके बाद ही आधुनिक भाषाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। आधुनिक भाषाएं मतलब अभी हम जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना। ठीक, तो ये मध्यकाल की भारतीय आर्य भाषा थी, ठीक है। अब देखते हैं, अपभ्रंश का रूप तो बिगड़ ही रहा था, है ना। अपभ्रंश का रूप बिगड़ ही रहा था, और अपभ्रंश जो है अब 7 भागों में बढ़ गया था। पहले 5 भाग थे, फिर अपभ्रंश कितने भागों में बढ़ गया, 7 भागों में बढ़ गया। प्राकृत से जब अपभ्रंश बना तो 5 भागों में, और फिर जब बिगड़ा तो 7 भाग हो गए।
अपभ्रंश के 7 भाग हो गए। इस अपभ्रंश को हम लिखते हैं, कौन कौन से 7 भाग थे इसके, अलग अलग क्षेत्रों में अपभ्रंश के अलग अलग नाम थे, है ना। तो देखते हैं, तो ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट ये किस काल की है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम आ रहे हैं किसमें, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में। तो देखते हैं आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में, यही मेन है। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, है ना। समय क्या है, 1000 ईस्वी से आज तक। अब बोलेंगे आप कि 1000 से 1400 तक तो हमने अवहट्ट देखा, तो वो जो अवहट्ट है वो आधुनिक भाषाओं के विकास का ही क्रम था, संक्रांति का काल था, है ना। तो 1000 के बाद को हम किस में लेते हैं, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में लेते हैं। तो देखते हैं कि अपभ्रंश के 7 रूप हुए, है ना। कौन कौन से, तो देखते हैं। अपभ्रंश, इसके 7 भाग हुए, देखते हैं कौन कौन से 7 भाग हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश, फिर मागधी अपभ्रंश, मैं आ रहा हूँ, है ना। फिर किस क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। फिर अर्ध मागधी अपभ्रंश, फिर महाराष्ट्री अपभ्रंश, फिर ब्राह्मण अपभ्रंश, फिर पैसाची अपभ्रंश, अपभ्रंश के अलग अलग नाम है ना। फिर खस अपभ्रंश, अपभ्रंश के 7 रूप थे। सौरसेनी मतलब ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, हरियाणा, दिल्ली आदि वाला भाग है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में जो अपभ्रंश का रूप था उसे सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। मागधी मतलब बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, उड़ीसा ये क्षेत्र में जो अपभ्रंश का रूप प्रचलित था उसे क्या कहा गया, मागधी अपभ्रंश। और इन दोनों के बीच में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला भाग है उसे क्या कहा गया, अर्ध मागधी अपभ्रंश। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग इसमें आता है ना। महाराष्ट्र क्षेत्र में जो अपभ्रंश प्रचलित था उसे महाराष्ट्री अपभ्रंश, है ना। सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में पड़ता है उसका कुछ भाग मान लो भारत में भी पड़ता है, तो इसको क्या कहा गया, ब्राह्मण अपभ्रंश। और पैसाची अपभ्रंश पंजाब हरियाणा के पूर्व वाला भाग, तो पैसाची अपभ्रंश। और खस अपभ्रंश मतलब इधर पूर्व तरफ आ जाओ, उत्तर में, है ना। जम्मू कश्मीर का पूर्वी भाग और उसके नीचे के उत्तराखंड वगैरह के पूर्वी भाग जहाँ पहाड़ी प्रदेश है वहाँ खस अपभ्रंश, है ना। तो ये 7 भागों में अपभ्रंश बट गए। अब इनसे कौन कौन सी आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ उसको देखते हैं। तो सौरसेनी से कन्नौजी, ये सब नाम सुना होगा आपने, कन्नौज क्षेत्र में बोले जाने वाला उत्तर प्रदेश के, है ना। बुंदेली, ब्रजभाषा ये भी आपने नाम सुना होगा। खड़ी बोली, खड़ी बोली का एक नाम क्या है, कौरवी, ये पूछा हुआ है आपके में इसी में एसीएफ के एग्जाम में, है ना। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है करके, तो कौरवी, ठीक है। हरियाणवी, ठीक है। ये इसके अलावा राजस्थानी, राजस्थान में अनेक भाषाएं, गुजराती, मेवाड़ी, जयपुरी, है ना। राजस्थान में मेवाड़ी, जयपुरी, वैसे ही गुजरात में अलग अलग।
तो ये सब किस में आते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश से इन बोलियों और भाषाओं का उद्भव हुआ। कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती आदि का क्या हुआ? उद्भव हुआ। इसे किस में रखते हैं हम? इस खंड को पश्चिमी हिंदी कह देते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे मराठी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, तो हिंदी के अंतर्गत किसको रखते हैं? जो जो रखते हैं उसमें इसको भी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, और इसे किस हिंदी का पश्चिम भाग है इसलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अब मागधी, मागधी मतलब मगध, मगध मतलब पटना, तो बिहारी, भोजपुरी, एक दो करके नहीं लिखता, ऐसे बना देता हूँ, है ना। बिहारी, भोजपुरी, मगही, असमिया, उड़िया, बंगाली, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये किससे उत्पन्न हुए? मागधी अपभ्रंश से इन आधुनिक बोलियों और भाषाओं का क्या हुआ? उद्भव हुआ। अर्धमागधी आप जानते ही हैं। अर्धमागधी इसमें क्या आता है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये हिंदी के पूर्व का क्षेत्र है, इसलिए इन तीनों को किसके अंतर्गत रखते हैं? तीनों को ही रखते हैं पूर्वी हिंदी। हिंदी का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो भाग होता है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आते हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी गुजराती नहीं आता है ना, ये हरियाणवी तक, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। ठीक है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ, और पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और एक लहदा बोली भाषा का उद्भव हुआ, और खस से गढ़वाली, एक कुमायूं क्षेत्र है यहीं, तो कुमायूनी और पहाड़ी आदि भाषा बोलियों का क्या हुआ? उद्भव हुआ। तो ये जो है ये आधुनिक काल की क्या है? भाषाएं एवं बोलियां हैं, है ना, ये सब। तो इसमें ये जो है ये हिंदी के अंतर्गत, ये दोनों हिंदी के अंतर्गत आते हैं, है ना। इधर पहाड़ी वगैरह भी, गढ़वाली भी हिंदी में आता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आते हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, प्रारंभ में हिंदी जो है बहुत ज़्यादा व्याकरण में बंधा हुआ नहीं था, बोली की तरह था हिंदी का प्रारंभिक रूप, है ना। हिंदी के अंतर्गत कौन आते हैं? ये बोलियां आती है, इसलिए हिंदी का प्रारंभिक रूप कैसा था? बोली के रूप में था। लेकिन धीरे धीरे उसे व्याकरण सम्मत किया गया, उसमें एकीकरण किया गया, तो वो मानक रूप में आ गई। लेकिन मूल रूप से जिस बोली के प्रयोग से उसे मानक रूप में लाया गया वो कौन सी थी? खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली से ही हिंदी का मानक रूप सामने आया। मतलब हिंदी की वास्तविक उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से हुई है, और पश्चिमी हिंदी में भी कहाँ से? खड़ी बोली से, है ना। कहाँ से हुई है? खड़ी बोली से। मतलब मान लो एक क्षेत्र में एक ही जैसी कई बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द उसके क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ही कई बोलियां हैं, मान लो कुडुक है एक, है ना, एक हल्बी है मान लो, है ना, और एक नगेसिया बोली है। मान लो तीनों में कुछ कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ कुछ अंतर भी हैं। लेकिन तीनों एक ही क्षेत्र की भाषाएं मानेंगे, एक ही क्षेत्र की बोलियां हैं। उनमें से मान लो किसी एक बोली, मान लो नगेसिया के ही शब्दों को उठाकर हम कोई एक परिष्कृत भाषा बना लें, तो वस्तुतः वो भाषा इन तीनों से मिलकर बनी, लेकिन मूलतः कहाँ से बनी? नगेसिया से। वैसे ही हिंदी के साथ भी हुआ, है ना।
तो हिंदी की उत्पत्ति मूलतः कहाँ से हुई? पश्चिमी हिंदी से, और उसमें भी खड़ी बोली से, है ना, ऐसा पूछा जाता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आ सकता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसके आगे हिंदी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस चीज़ों को भी देखेंगे हिंदी के बारे में। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो एक हमने पढ़ा क्या, विश्व को अनेक भाषा परिवारों में बांटा गया है, उसमें से एक भाषा परिवार कौन सा है? भारोपी भाषा परिवार, जिसे क्या कहते हैं? आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा परिवार कौन सी है? तो कौन सी है? भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार है। ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। वो ऑप्शन में ना हो तो भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और किस काल की भाषा है हिंदी? तो आधुनिक काल की भारतीय आर्य भाषा है हिंदी। ये देखो हिंदी कहाँ से जन्म लिया? खड़ी बोली से, और खड़ी बोली कहाँ का है? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है ना। तो हिंदी कौन से काल की भाषा है? आधुनिक काल की। और किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। तो हिंदी कहाँ की भाषा हो गई? आधुनिक काल की भारतीय आर्य भाषा हो गई, है ना। अब हिंदी के दो भाग हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में शामिल है? ऐसा आ सकता है ना। या पूर्वी हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा आता है, कौन सी भाषा आती है, या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं आती है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। या हिंदी की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? तो पश्चिमी हिंदी से। मूलतः कहाँ से हुई है? पश्चिमी हिंदी से। या हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, चार बोलियों का नाम दे देगा, बघेली, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली। तो कहाँ से लिखेंगे? खड़ी बोली से। हिंदी भाषा का मानक रूप कहाँ से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी, या खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो कौरवी है ना। इस तरह से हिंदी के बारे में ये हो गया। बाकी क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन पाली के संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली है। और प्रथम प्राकृत कौन सी है? प्रथम प्राकृत किसको कहते हैं? तो पाली को कहते हैं। पुरानी प्राकृत किसको कहते हैं? तो पाली को कहते हैं, है ना। इन सबको ध्यान में रखना। वैदिक साहित्य किस में लिखे गए? तो संस्कृत में। और वैदिक साहित्य किस में लिखे गए? तो वैदिक संस्कृत में। और रामायण वगैरह या पुराण वगैरह किस में लिखे गए? तो लौकिक संस्कृत में लिखे गए, है ना। समय भी पूछ सकता है। प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो क्या है? 500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अवहट्ट को नहीं गिनेंगे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। ठीक। और इसके बाद और क्या प्रश्न आ सकता है? तो अपभ्रंश का समय क्या है ना। अपभ्रंश का समय क्या है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का समय है। क्रम भी पूछ सकता है, हिंदी का सही क्रम है तो पहला क्या रहेगा? आर्य भाषा। आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से खड़ी बोली, खड़ी बोली से हिंदी। या डायरेक्ट हिंदी भी दे सकता है, खड़ी बोली नहीं देगा, है ना। डायरेक्ट हिंदी भी दे सकता है। तो एक क्रम भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी हुआ है एक बार आपके ACF के एग्जाम में 2017 में। ठीक है। तो ये सब विभिन्न प्रश्न हुए। इसके आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे, मैं कुछ और प्रश्न बताऊंगा, और अभी तक 2016 और 2017 के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं उनको भी बताऊंगा और उनके उत्तर बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।